अंदर ये धारणा मजबूत हो जाएगी कि इसी तरह का प्रोटेस्ट करने से बदलाव आएगा। उसको आपने आंख खोले बिना ही सड़कों पर भेज दिया तो सड़कों पर फिर क्रांतियां नहीं होती, हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। युवाओं में अभी थोड़ी मासूमियत बाकी होती है तो थोड़ा भोलापन होता है। वो इन मंजे हुए राजनेताओं के खेल समझते भी नहीं है। दोनों ही ओर अपने अपने पॉलिटिकल स्वार्थ साधे जा रहे हैं और मुझे डर ये है कि इस चक्की में जो हमारा युवा है वो बेचारा पिस जाएगा। ये गाना याद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इस वक्त पर मैं उसको जेनजी के लिए गा दूं। नजरों में अपनी जब गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही जब घिरने लगो, पर लाइफ क्या सिर्फ लाइवलीहुड होती है या उससे आगे की कोई बात होती है? और क्या सचमुच आज के समय में लाइवलीहुड इतनी बिरली चीज है, इतनी बड़ी और इतनी महंगी चीज है कि लाइवलीहुड लाइवलीहुड कर करके तुम उसका बचपन और जवानी दोनों खराब कर दो? ये असली ट्रेजेडी है आज के युवा की, हमारी जेनजी की। और ज्यादा बड़ी इससे ये ट्रेजेडी है कि वो अपनी ही ट्रेजेडी से परिचित नहीं है। उसको लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी ये हुई है कि पेपर लीक हो गया। मैं कह रहा हूं ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्यादा बड़ी नाइंसाफी ये थी कि तुम उस पेपर में बैठे, क्योंकि तुम्हें उस पेपर में जबरदस्ती बैठाया गया है। देखो अपनी जिंदगी को और पूछो अपने आप से, क्या सचमुच तुम्हें उस पेपर में बैठना भी था? हर चीज में तो तुम आजादी आजादी कहते हो, और जिंदगी अपने बोध अपने विवेक के अनुसार जीने की, चलने की आजादी, उसका कोई अर्थ नहीं। वो कहां है? तो ढाक की तीन पात। समस्या खून में है, तमाम तरह के टॉक्सिन्स खून में बह रहे हैं, खून ही गंदा हो गया हमारा। और एक मुहासा फोड़ करके हम पार्टी करना चाहते हैं कि देखो फतह, जीत मिल गई। जैसे कि वो मुहासा समस्या था, वो लक्षण था, सिम्टम था, बस सिम्टम। मूल समस्या जस की तस है। और अब खतरा यह है कि आप मूल समस्या से और ज्यादा बेखबर हो जाएंगे। आप कहेंगे देखो हमने मुहासा फोड़ के समस्या तो हल कर दी ना, तो अब कौन सी समस्या बची? जब ऐसा सोचने लग जाओ तो जो असली समस्या है वो और बढ़ जाती है, विकराल हो जाती है। पेपर लीक भी तुम समझ रहे हो क्या चीज है? इतने सारे लोगों को चंद सीटें चाहिए। एक एक सीट के ऊपर हजार हजार या 10-10 हजार कैंडिडेट बैठे हुए हैं। ये एक सजा सजाया बाजार है भाई। पेपर लीक हुआ तो खरीदा किसने था? स्टूडेंट्स नहीं तो खरीदा है खुद। तो प्रोटेस्ट फिर किसके खिलाफ हो रहा है? पेपर लीक हुआ, मंत्रालय से लीक हुआ, वहां कोई ऑफिसर बेईमान है, फिर कोई बीच में दलाल आया होगा। और खरीदा किसने है पेपर? स्टूडेंट नहीं तो खरीदा है। तो उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कब प्रोटेस्ट होगी जिन्होंने पेपर खरीदा? उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कब प्रोटेस्ट होगा जिन्होंने पेपर खरीदा था? और जिन्होंने पेपर खरीदा था उनमें से कितने लोग प्रोटेस्ट करने आए? इतने सारे स्टूडेंट्स आए प्रोटेस्ट करने, उनमें वो कहां हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था? और इतनों की गिरफ्तारियां भी हुई, सब हुआ। वो मां बाप जिनके पैसे से पेपर खरीदा गया उनकी संतानों के लिए, उनका नाम कौन लेगा? उनका नाम कौन लेगा? हम ऐसा दर्शाना चाहते हैं जैसे समस्या वहां है, बाहर कहीं। और माफ करिएगा, आपको मैं सवाल पूछूंगा, असुविधा हो जाएगी, आपको बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, पर कर लीजिए गुस्सा। मैं भी पूछना चाहता हूं, ऐसा तो नहीं कि ऐसे भी प्रोटेस्टर्स थे जिनको अगर किसी तरह पेपर मिल गया होता और सिलेक्शन हो गया होता तो वो कदापि प्रोटेस्ट में नहीं आते? बोलिए। तो हम प्रोटेस्ट कर किसके खिलाफ रहे हैं? इस बात के खिलाफ कि उसने फायदा उठा लिया लीक का। फिर तो प्रोटेस्ट इस बात के खिलाफ है कि लीक हुआ पेपर और फायदा उसने उठा लिया।
क्योंकि ये सवाल चुभता है और मुझे मालूम है इस सवाल को सुनकर बहुतों को गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी सवाल तो सवाल है। और आप जवान लोग हैं, आप भी इतने सवाल करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं भी अगर आपसे कुछ सवाल करूं तो बहुत बार तो ऐसा भी हुआ होगा ना, बताना, कि पेपर चुपचाप लीक हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा भी तो होता होगा। हमें तो बस वो किस्से पता चलते हैं जहां पेपर लीक हुआ और ये बात भी लीक हो गई कि लीक हुआ, तो हमें तो डबल लीक पता चलती है। दो घटनाएं हैं, एक है पेपर का लीक होना और दूसरा इस बात का लीक होना कि पेपर लीक हो गया। इनमें ऐसा भी तो होता होगा ना, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे सालों में, बहुत सारे एग्जाम्स में, कि पेपर लीक हुआ और चुपचाप लीक भी हो गया। जिन्हें खरीदना था उन्होंने खरीद भी लिया, वो सेलेक्ट भी हो गए, वो डॉक्टर इंजीनियर, उन्हें जो बनना था वो बन भी गए। ये सब जो बन गए, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस जो भी बन गए, इन्हें तो हमने कभी प्रोटेस्ट करते नहीं देखा। इन्हें तो नहीं देखा ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेरा हित सध जाए, मेरा हित सध जाए। और यही जो बात है, ये कल की सुबह को बदलने नहीं देगी। ऊर्जा और आक्रोश खूब है युवाओं के पास, लेकिन विवेक के बिना आक्रोश अंधा हो जाता है। अंधे आक्रोश से, अंधी ऊर्जा से कुछ नहीं होगा। राजनेता बहुत खाए खेले लोग होते हैं। आप जब हंस रहे होगे, पार्टी कर रहे होगे कि देखो हम जीत गए, वहां पर 5 पॉलिटिशियंस बैठे होंगे, वो स्क्रीन पर आपको पार्टी करते देख रहे होंगे और वो आपस में मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि ये सोचते हैं कि ये जीत गए। युवा हैं, युवाओं में अभी थोड़ी मासूमियत बाकी होती है, तो थोड़ा भोलापन होता है। वो इन मंजे हुए राजनेताओं के खेल समझते भी नहीं है। चाहे वो राजनेता ऑपोजिशन का हो जो इनके समर्थन में आ गया है, और चाहे वो राजनेता रूलिंग पार्टी का हो जिसके खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं। दोनों ही ओर अपने अपने पॉलिटिकल स्वार्थ साधे जा रहे हैं, और मुझे डर यह है कि इस चक्की में जो हमारा युवा है वो बेचारा पिस जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि दोनों ही ओर के पॉलिटिशियंस उसका फायदा उठा ले गए। कुछ बदला नहीं। बस म्यूजिकल चेयर्स चल रही हैं पॉलिटिकल कुर्सियों पर। सोशल मीडिया पर जेंजीज के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चली थी कि प्रोटेस्ट के बारे में, और ऐसे कॉल टू एक्शंस भी थे कि आप भी आए और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि मैं भी जेंजी हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना था मेरी जनरेशन के लिए जिनके साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रहा था। और ये कन्फ्यूजन भी था कि उधर वायलेंस भी है, और आपको सुन के उतना समझा भी कि वो जो भी है इवन दो जस्टिफाइड है, बट शैलोनेस से आ रहा है, पूरी समझ से नहीं आ रहा कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो फिर अगर मेरे जैसे कोई जेंजीज होंगे जिनको यही कन्फ्यूजन है कि जाए और ना जाए, तो फिर कैसे हेल्प कर सकते हैं यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? देखो, जाओ, बेशक जाओ, ठीक है, पर जैसे हो ऐसे रहते हुए मत जाओ। गीता इसमें सबसे सुंदर उदाहरण है। देखो कृष्ण क्या कर रहे हैं। अर्जुन के पास 2 त्वरित विकल्प हैं, इमीडिएट ऑप्शंस। पहला, युद्ध छोड़ करके चला जाऊं, यह हुआ न जाना कि कहीं कुछ हो रहा है, मैं उस संघर्ष से पीछे हट गया। कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण ने यह नहीं कहा जैसे हो ऐसे ही लड़ जाओ। कृष्ण ने कहा पहले गीता सुनो पूरी, फिर लड़ना। यह कह रहा हूं। और गीता सुने बिना अगर लड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब आपके तर्क ये उठेगा, तो क्या हम ज्ञानी और विद्वान होने का इंतजार करते रहे, लड़े नहीं? और क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि सबको पूरा ज्ञान हो जाए उसके बाद ही क्या हम निकलेंगे प्रोटेस्ट करने? नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। पहली बात, कृष्ण ने सबको नहीं कहा कि आओ 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 गीता सुनो और गीता एग्जाम पास करो तभी लड़ोगे, यही क्राइटेरिया है, एंट्रेंस क्राइटेरिया है। नहीं, उन्होंने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ है और जो नेतृत्व करने वाला है, मैं उससे बात करूंगा। और उसके ऊपर एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया लगाया। बोले ऐसे नहीं तू एक भी तीर चला सकता, पहले गीता सुन। कृष्ण ने ये बात सारे कौरवों और सारे पांडवों को लेकर नहीं कही, पूरी सेनाओं को। इतने अक्षौहिणी वहां पर सेनाएं खड़ी हुई थी, सबको लेके नहीं कहीं, सारे पांडवों को लेके भी नहीं कहीं।
ये भी नहीं कहा कि अरे कम से कम युधिष्ठिर आप धर्मराज हैं, आप भी आइए बैठिए, गीता चल रही है। लेकिन जो सबसे अग्रणी था लड़ने में, जो सबसे ज्यादा कह रहा था कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, युद्ध किस तरफ को जाएगा ये मुझ पर निर्भर करता है, कृष्ण ने कहा तुम नहीं लड़ सकते जब तक कि तुम गीता से गुजरे नहीं हो, और मैं तुम्हें भागने भी नहीं दूंगा, लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, युद्धस्व लड़ो, पर जैसे तुम हो ऐसे नहीं लड़ सकते, ऐसे नहीं। जिस भीड़ की आंख नहीं खुली है उसको आपने आंख खोले बिना ही सड़कों पर भेज दिया, तो सड़कों पर फिर क्रांतियां नहीं होती, हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। जिन्हें खासकर सड़क पे उतरना है उनके लिए और जरूरी हो जाता है कि उनकी आंखें खुली हुई हों। मैं तुमसे कह रहा हूं, आंखें खोलो पहले, फिर उतरो सड़क पे, बिल्कुल उतरो, फिर मैं भी उतरूंगा तुम्हारे साथ, पर आंखें बंद करके नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सवाल का एक हिस्सा अभी भी शेष रह जाता है, तो आंख खोलने में तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। कितना वक्त लगा था? अर्जुन से बात कर रहे हैं कृष्ण, कितना वक्त लग गया था? 12 साल। दोनों तरफ सेनाएं सजी हुई थी। इतना तो वक्त है ही नहीं कि बहुत वक्त नहीं लगता भाई। अर्जुन को लेके नहीं गए थे कि चलो पहले मेरे साथ 12 साल की रिट्रीट पर, और जब पूर्ण ज्ञानी बन जाओगे सिर्फ तभी तुम आकर के युद्ध करोगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि गीता के 700 श्लोकों के बाद भी अर्जुन पूर्ण ज्ञानी नहीं बन गए थे। हम जानते हैं कि गीता के बाद, फिर महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को पुनः गीता के उपदेशों की जरूरत पड़ी थी, और तब अर्जुन की बात शुरू हुई यहां से होती है कि पहले आपने जो गीता का उपदेश दिया तो मैं भूल गया हूं, तो पुनः बताएं। तो पूर्ण ज्ञान का इंतजार करने को आपको नहीं कह रहा हूं बाबा कि जब पूरे तरीके से तुम लिबरेटेड हो जाओ या रियलाइज्ड हो जाओ सिर्फ तब लड़ने जाना है। मैं कह रहा हूं कम से कम अर्जुन जैसे तो हो जाओ, एक न्यूनतम तल की स्पष्टता तो आ जाए जीवन में, तब लड़ो। और तब तुम ऐसे लड़ोगे कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, जैसे अर्जुन को कोई रोक नहीं पाया। और अर्जुन को रोक कोई इसीलिए नहीं पाया क्योंकि अर्जुन अपने न तो 100 कौरव भाइयों के साथ थे और न 4 पांडव भाइयों के साथ थे, अर्जुन कृष्ण के साथ थे। तुम चाहते हो कि तुम्हारा युद्ध ऐसा हो कि तुम रोके ही ना जा सको, तो तुम्हें कृष्ण, और कृष्ण से मेरा आशय आप जानते ही हैं किसी व्यक्ति से नहीं है, एक दिशा से है। स्पष्टता की ही दिशा को, आंतरिक स्पष्टता की दिशा को कृष्णत्व कहते हैं। 12 साल इंतजार करने को नहीं कह रहा हूं। 18 दिन का युद्ध था, गीता के भी 18 अध्याय। अरे थोड़ा समय तो दो ना अपने आप को, दिन का 1 घंटा दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? और ये दोनों प्रक्रियाएं साथ चल सकती हैं, आइदर और नहीं है। अफसोस मुझे यह होता है कि सिर्फ एक प्रक्रिया चल रही है, बाहर वाली। चलो बाहर की ओर चलते हैं और नारा लगाते हैं, और भीतर की ओर कौन चलेगा? भीतर की ओर कौन चलेगा? इतना समय तुम व्यर्थ के सोशल मीडिया पर लगाते हो, 1 घंटा विजडम लिटरेचर पर भी प्रतिदिन लगा लिया करो। तुम ज्यादा अच्छे क्रांतिकारी बनोगे, तुम्हारी क्रांति में ज्यादा जान होगी, और फिर कोई पॉलिटिशियन तुम्हें ठग नहीं पाएगा। भूलिएगा नहीं, अर्जुन को न तो यह कहा कि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, और न ही यह अनुमति दी कि अपने अंधेरे और अज्ञान के साथ ही तुम बस लड़ जाओ। उन्होंने कहा लड़ेंगे तो जरूर, पर पहले पूरी बात को समझेंगे फिर लड़ेंगे। ज्ञान के बिना लड़ाई लड़ना आत्मघातक हो जाएगा। ये क्या ज्यादा बड़ी मांग है? बस यही आपको सलाह दे रहा हूं, जाओ, पर अंधे गुस्से के साथ नहीं। पहले समझो कि समस्या शुरू कहां से हो रही है, पहले समझो कि जिनके पीछे पीछे चल रहे हो उनके मंसूबे इरादे क्या हैं, और पहले समझो कि तुम कौन हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में सचमुच चाहिए क्या है। इस समझ के साथ फिर जब क्रांति सड़क पर भी उतरती है तो फिर वो सभी दिशाओं को जीत लेती है, कोई एक सड़क ही नहीं। समझ रहे हो बात को?